प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO के साथ में भारत के कैसे संबंध रहे, क्या स्थिति रही, इसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ILO है वो विश्व के अधिकांश देशों में फैला हुआ है और भारत ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर रखी है। हमारा जो देश है भारत, वो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। भारत ने जो ILO की सदस्यता है वो इसके स्थापना के समय से प्राप्त कर ली थी, अर्थात हमारा देश ILO का संस्थापक सदस्य है। और यही नहीं, वर्ष 1922 से भारत ILO के संचालन का जो निकाय है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका परमानेंट मेंबर भी है। हमारे देश में ILO का जो पहला कार्यालय है, जो उसका पहला ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया, वो 1928 में किया गया। ILO और इसके भागीदारों के मध्य में परस्पर विश्वास और इसके सम्मान और सिद्धांतों के रूप में हमारे यहाँ पर इस कार्यालय की स्थापना की गई। यह कार्यालय निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण और भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का कार्य करता है। हमें पता है, हमने पढ़ा भी था कि ILO ने श्रमिकों से संबंधित, समाज से संबंधित अपने विभिन्न जो सम्मेलन हुए, उसमें उन्होंने कुल 8 कन्वेंशन पारित किए थे। भारत ने उन 8 कन्वेंशन में से जो 6 कन्वेंशन है, उन 6 कन्वेंशन पर कानूनी रूप से अपने स्वीकार किए और उन 6 कन्वेंशन की पुष्टि की। जिन 6 कन्वेंशन की भारत सरकार के द्वारा पुष्टि की गई, उनमें सबसे पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन संख्या 29 जो बलात् श्रम से संबंधित है। फिर है बलात् श्रम के उन्मूलन पर जो कन्वेंशन जिसकी संख्या 105 है, उस पर भारत ने साइन किए। फिर है समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100, उसको भारत ने स्वीकार किया। फिर है भेदभाव जो रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन है संख्या 111, उसको हमारे देश में लागू करने की भारत ने स्वीकृति दी। फिर न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182। अर्थात हमारे देश में एक तो जो बलात् श्रम है उस पर, दूसरा समान पारिश्रमिक पर जो समानता का अधिकार है उस पर, और तीसरा जो न्यूनतम आयु है, बेसिकली इन 3 विषयों पर जो कन्वेंशन ILO ने पारित किए, उन पर हमारे देश ने अपनी स्वीकृति दी। भारत ने जो 2 और कन्वेंशन थे जिन पे अपनी स्वीकृति नहीं दी, वो है कि जो संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन और सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, इनकी भारत सरकार के द्वारा पुष्टि नहीं की गई। ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 जो मुख्य रूप से संघ बनाने, उनकी स्वतंत्रता करने, उनकी पुष्टि के नहीं करने के पीछे हमारे देश के कुछ कारण हैं। वो मुख्य रूप से ये है। पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध है। उन प्रतिबंधों को लागू रहते हुए इन कन्वेंशनों को यहाँ पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर भारत सरकार कर्मचारियों को, अगर इन कन्वेंशनों को लागू करना चाहता है, तो भारत सरकार को कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निश्चित है। अर्थात जैसे हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करने का अधिकार, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि। तो इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इन 2 कन्वेंशन पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। अब अपन ये देखते हैं कि भारत सरकार का ILO में जो व्यापार संगठन है, उसमें इसकी क्या भूमिका रही। ILO का जो व्यापार संगठन है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये इसमें जो श्रमिक समूह का प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें सचिवालय में श्रमिक गतिविधियां ब्यूरो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक जो व्यापारिक संगठनों को मजबूत करने के लिए समर्पित होते हैं, ताकि वे श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा कर सके, उनका बचाव कर सके। हमारे देश में जो ILO की जो पर्यवेक्षी भूमिका है, उसको भी हमने स्वीकार किया है। ILO के कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए हमारे यहाँ पर इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो उसके निगरानी की व्यवस्था करते हैं, और इसके लिए देश में विशेषज्ञों की समितियों का गठन किया जाता है
और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की जो त्रिपक्षीय समिति है उसको हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट पे जाती है, और जो हमने जिन कन्वेंशंस की पुष्टि की है उसकी समय समय पर हम जो रिपोर्ट है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो हम ILO की भूमिका में भेजते रहते हैं। अतः हम ILO की जो पर्यवेक्षी भूमिका है भारत सरकार उसको भी अपने यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो श्रमिक संगठन है वो ILO में अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि मतलब जो सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ भी इस आधार पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है कि उन्होंने उन ILO कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं किया जिनकी उन्होंने पुष्टि की है। शिकायतें किसी ऐसे सदस्य राष्ट्र द्वारा की जा सकती है जिसने उसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हो। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा ILO संचालन के निकाय के रूप में कार्य करता है। अर्थात हमारे जो 6 कन्वेंशन है, अगर भारत सरकार उन 6 कन्वेंशनों का कोई 6 कन्वेंशनों को पूरा नहीं करती है, उनके विरुद्ध कोई कार्य करती है, तो कोई भी सदस्य राष्ट्र, कोई भी सरकारी संस्था, संगठन उनके विरुद्ध शिकायत कर सकता है और भारत सरकार को उस शिकायत का निवारण करने के लिए ILO उसे निर्देश दे सकता है। अब अपन जो बातचीत करेंगे वो ये है कि ILO का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल कमीशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क है उसका क्या है। ILO के ग्लोबल कमीशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क का गठन ILO फ्यूचर वर्क इनिशिएटिव के दूसरे चरण में किया गया था। इसकी सह-अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एवं स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लफेन द्वारा की गई थी। इसने 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। यह तकनीक, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है और इनके कारण से श्रम की दुनिया में जो समस्याएं पैदा होती है, जो व्यवधान पैदा होते हैं, उन पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करता है। इसी प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स के परिणाम के स्वरूप जो रोजगारों में कमी आएगी और जो पुरानी कुशलताएं हैं वो अप्रचलित हो जाएगी, वो आउटडेटेड हो जाएगी, इनके ऊपर भी ILO का ग्लोबल कमीशन ये कार्य करता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल कमीशन है वो एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उनकी आजीविका हेतु एक पर्याप्त पारिश्रमिक का निर्धारण करती है, कार्य का नियत समय और सुरक्षित कार्यस्थल को करती है। यह व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के ओल्ड एज तक की जरूरतों को समर्थन करता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत सरकार की ILO में महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत ने जो विभिन्न ILO के कन्वेंशंस हैं, ILO की जो भूमिकाएं हैं, जो ILO की फंडिंग है, उसकी जो मेंबरशिप है, उसको हमारी सरकार ने स्वीकार किया है एवं उसके कन्वेंशंस को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया है। एवं समय समय पर ILO में होने वाले नियम, कानून, कन्वेंशंस, सम्मेलन, उनमें भी भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता है एवं उनके द्वारा जो सुझाव प्राप्त होते हैं उनको देश में लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का जो एक प्रमुख संगठन है ILO, वो भी भारत के दृष्टिकोण से भारतीय संदर्भों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है एवं इस आधार पर हमारे देश में श्रमिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। थैंक्स टू ऑल मेंबर।